आप सभी को नमस्कार। मैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जो है आज बीएससी एजी के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो उनका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, उसके अंतर्गत जो उनका टॉपिक है पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें मैं अभी तक जो है पिछली क्लास में आपको जो मेजर पेस्ट है राइस के वो पढ़ाया था, जो मेजर पेस्ट ज्वार बाजरा और मक्का के हैं वो पढ़ाया था। उसी कड़ी में मैं आपके कुछ ज्वार बाजरा के मेजर पेस्ट हैं वो मैं आपको जो है वो पढ़ाऊँगा। तो अभी तक जो है वो कुछ मैंने पेस्ट आपको जो है वो पढ़ाए थे। एक पेस्ट जो है वो एक मेजर पेस्ट और है, आज उसके बारे में मैं जो है आपको बताऊँगा। तो आइए मैं अपनी क्लास को यहीं पर जो है वो प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक मेजर पेस्ट है जिसका नाम है पिंक स्टेम बोरर, यानी गुलाबी सूड़ी। गुलाबी सूड़ी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो पेस्ट है आपके आपके मक्का के, आपके जो है वो गन्ना का, आपका धान का तथा गेहूं में कई फसलों में जो है ये अटैक जो है वो प्रमुख रूप से करता है। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, यानी गुलाबी सूड़ी, इसका जो रंग होता है, जो उसके सूड़ी का जो कलर होता है वो होता है गुलाबी रंग का। और सूड़ी जो अवस्था होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक जो है वो अवस्था होती है। सूड़ी क्या करती है, तनों में छेद करके तनों में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे जो है वो पूरे तने को खोखला कर देती है और जो है वो मृत यानी डेड हार्ट जो है वो कॉज कर देती है, जिससे पूरी फसल जो है वो काफ़ी फसल को जो है वो नुकसान जो है वो हो जाता है। तो आइए जो है आगे मैं जो है वो गुलाबी कीट के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। तो इस प्रकार से जो है आप देख रहे होंगे कि फोटो में ए बी सी डी, इस प्रकार से जो ए है वो क्या है, इसके अंडे हैं, ये क्या है, इसके एक्स हैं, और जो आपके बी हैं वो भी इसकी जो है वो लार्वी अवस्था है, और जो आपका ये सी है ये होता है प्यूपा यानी क्रीमकोश, प्यूपा की अवस्था, और जो ये आप देख रहे होंगे ये इसके एडल्ट हैं यानी पूर्ण विकसित जो होते हैं, यानी प्रौढ़ कीट जो है वो हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है वो जीवन चक्र जो है वो होता है। इनका जीवन चक्र जो होता है वो पूर्ण जीवन चक्र होता है, यानी एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। इनके जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो ये चारों अवस्थाएं जो है आपको मैं इमेज के माध्यम से समझाना चाहूँगा। पहला जो इमेज है वो एग है, दूसरा जो इमेज है वो लार्वा है जो पिंक कलर का होता है और मोस्ट डैमेजिंग जो है वो स्टेज इनकी होती है। जो तीसरी इमेज है वो है आपका जो है इनका प्यूपा है यानी क्रीमकोश जिसको बोलते हैं, और चौथा इमेज जो है वो आपके एडल्ट्स हैं यानी पूर्ण विकसित जब हो जाते हैं उसको प्रौढ़ कहते हैं। ये इसमें आप इमेज से समझ सकते हैं। आइए मैं इसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो है वो जो इसका क्लासिफिकेशन है, जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो मैं आपको जो है वो समझाऊंगा। इसके जो है वो कुछ अन्य नाम हैं, जैसे इसको जो है हम तना छेदक, तने का फुदका, तमाम जो है वो नामों से हम इसको जानते हैं। तो इसके कुछ अन्य नाम हैं जो लोकल लेव से गांव में जो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इसको जो है वो तना छेदक, तना भेदक के नाम से ही या गुलाबी सूड़ी के नाम से ही उसको ज़्यादा जानते हैं। इसके बाद जो है इसका जो है कुछ वैज्ञानिक इसका नाम क्या है, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है सिसैमिया इन्फरेंस। जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो सिसैमिया इन्फरेंस जो है होता है। जो इसका ऑर्डर होता है यानी गण होता है वो होता है लेपिडोप्टेरा, यानी ये जो कीट होता है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत जो है वो आता है। जो इसकी फैमिली होती है वो नक्टिडिटी होती है, फैमिली क्या होती है, नक्टिडिड होती है। और जो इसके होस्ट प्लांट हैं जिसको ये अपना भोजन बनाता है, यानी पोषक पौधे जिससे ये पोषक प्रदान करता है, जिसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है, वो कौन कौन सी फसल होती है, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, रागी हो गया, और कुछ जो है वो घासें हो गई, चारा वाली फसलें हो गई, उसमें भी ये प्रमुख रूप से प्रभावित जो है वो करता है। तो मुख्य रूप से जो है ज़्यादातर ये जो है वो ज्वार और गन्ना और मक्का में ज़्यादातर ये पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फसल हैं जिसको मुख्य रूप से ये जो है वो प्रभावित करता है।
जो साउथ इंडिया का हमारा क्षेत्र है, पश्चिमी राज्य हैं, वहाँ पर जो है वो रागी की फसल काफ़ी ज़्यादा होती है। तो रागी की फसल का जो है वो मुख्य कीट वहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा जो है हमारे यहाँ यानी जो शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ पर ज्वार बाजरा मक्का की खेती जो की जाती है, वहाँ पर जो है वो काफ़ी ये प्रभावी कीट जो है वो कहा जाता है। यानी जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है ज्वार बाजरा मक्का उगाया जाता है, तो वहाँ पर ये कीट जो है वो काफ़ी जो है वो फसल को हानि पहुँचाता है। और ये धान को भी जो है वो काफ़ी जो है वो नुकसान पहुँचाता है। जैसे इस समय का जो महीना चल रहा है, जैसे आपका जो है वो लगभग जुलाई से अक्टूबर के बीच में, तो उस समय भी धान की फसल को भी काफ़ी ये जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचाता है। और कभी कभी जो गेहूं की फसल में जो है वो जब उसमें कल्ले निकलते हैं, उस समय जो है वो काफ़ी इसको प्रभावित करता है। यानी बाल निकलने से पहले की जो अवस्था होती है, जब जो है वो फ्लैग लीफ डेवलप होती है, मध्य कलिका का विकास होता है, उस समय ये कीट जो है वो गेहूं की फसल में भी काफ़ी जो है वो प्रभावी होता है। आइए मैं इसके बारे में और कुछ आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कहाँ पर है, कहाँ कहाँ ये जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। तो भारत में मुख्य रूप से जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु में यह जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है। और यह जो है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में जो है वो मुख्य जो है वो कीट जो है वो कहा जाता है। मैंने आपको बताया ही था कि जहाँ पर ज्वार बाजरा मक्का की खेती होती है, यानी जो आपके तो अर्धशुष्क क्षेत्र होती हैं, वहाँ का यह मुख्य कीट जो है वो कहा जाता है। तो जैसे मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु में हो गया, वहाँ का ये मुख्य जो है वो कीट जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन राज्यों में जो है वो मुख्यतः ये पाया जाता है। कुछ जो है वो अदर कंट्रीज़ में भी, विदेशों में भी ये जो है वो मुख्य जो है वो कुछ फसलों में जो है वो पाया जाता है। तो जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, आपका अमेरिका हो गया, आपका कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रूस हो गया, उन देशों में भी जो है वो इस प्रकार की जो फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ पर भी ये कीट जो है मुख्यतः देखा गया है। तो इस प्रकार से इसका वितरण जो है वो अपने आपके उत्तर प्रदेश में और कई सारे राज्यों में आपके ये पाया जाता है, और कुछ विदेशों में भी ये जो है वो मुख्य कीट के रूप में जो है वो पाया जाता है। आइए जो है उसके बाद बात आती है इसका नेचर ऑफ डैमेज की, यानी क्षति किस प्रकार से ये फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो है वो फसल को जो है वो कई अलग अलग प्रकार से जो है नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले जो है जो इसके प्रौढ़ होते हैं, यानी जो एडल्ट फीमेल होती है, वो पत्तियों के जो है वो सिराओं पे एग लेइंग करती है। पत्तियों की मुख्य सिरा पे जो है वो अंडे देती है। फिर अंडे जो है वो लगभग 5 से 7 दिन के पश्चात जो है अंडे फूटते हैं। उससे क्या निकलता है, उससे लार्वी निकलती है, यानी जिसको हम सूड़ी कहते हैं। तो सूड़ी जो अवस्था होती है, सूड़ियाँ जो है वो छोटी छोटी सूड़ियाँ लगभग 2 से 4 mm की उनकी लंबाई होती है, और वो सूड़ियाँ जो है वो सबसे पहले जो है अपना भोजन पत्तियों को बनाती हैं। पत्तियों में जो है वो छेद करती हैं, पत्तियों की सिराओं को जो है वो खाती हैं। पत्तियों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो है छिद्र जो है वो हो जाते हैं, कटी फटी पत्तियां दिखाई देंगी। उसके पश्चात जो है वो पत्तियों से धीरे धीरे बढ़ते हुए जब उनकी मध्य कलिका जब विकसित होती है, जो बीच की कलिका होती है जिसको फ्लैग लीफ के नाम से जानते हैं, वो जब विकसित होती है तो फिर जो है ये उसके सहारा जो है वो उसको तनों में जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। तो जब तनों में प्रवेश कर जाते हैं तो ये धीरे धीरे तनों को जो है वो खाना जो है प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एवं चेविंग टाइप होते हैं, यानी काटने एवं चबाने वाले मुखांग जो है वो होते हैं। तो ये जो है वो तनों को जो है ऊपर से नीचे तक जो है वो खोखला कर देते हैं, और धीरे धीरे जो है वो उसमें जो है वो अपना एग लेइंग यानी आप जो है स्क्रीटा भी डेवलप करते हैं, यानी अपने शरीर से कुछ वेस्ट मटेरियल होता है वो जिसको हम स्क्रीटा बोलते हैं, उसको ये छोड़ते हैं। फिर उन्हीं स्क्रीटा पे जो है वो तमाम प्रकार के फंगस का जो है वो अटैक होता है, यानी कवक का अटैक हो जाता है, जिससे जो है वो जो फंगस का जब अटैक हो जाता है तो जो है तनों पे जो है वो भूरे काले कलर का जो है वो फंजल आपका जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसको हम जो है वो डेड हार्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। तो मैं जो है वो इमेज के माध्यम से आपको जो है वो समझा सकता हूँ कि कैसे ये जो है वो डैमेज करते हैं। जैसे आप पहली इमेज जो है देख रहे होंगे, ये जो अवस्था होती है
ये होती है आपकी जो है पौधे की ग्रोथ की अवस्था। जब इसकी आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था होती है, यानी प्लांट की जब वेजिटेटिव यानी वनस्पतिक ग्रोथ जो है वो जब तेज़ी से होती है, तो ये क्या करते हैं, ये जो है वो इस प्रकार से जो है पत्तियों के सहारे जो है वो पत्तियों के धीरे धीरे पत्तियों के द्वारा जो है वो धीरे धीरे आपके तनों में प्रवेश कर जाते हैं। और तने में प्रवेश करने के पश्चात जो है जो इनकी मध्य कलिका होती है, जिसको हम मिडिल लीफ के नाम से जानते हैं, ये जो है वो उसको जो है वो जब वो जो है खाना उसको प्रारंभ कर देते हैं। और जब तने के अंदर जो है छेद कर देते हैं, तो जब सबसे फ्लैग लीफ होती है, यानी जो है वो सबसे जो शीर्ष कलिका होती है, वो बिल्कुल जो है वो सूख जाती है। ठीक है ना। जब तनों को ये खोखला करते हैं, तो जो शीर्ष कलिका होती है, जो सबसे बीच में जो होती है बिल्कुल फ्लैग लीफ जिसको बोलते हैं, झंडे की तरीके जो खड़ी होती है और जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे ज़्यादा करती है, वो लीफ सबसे पहले जो है वो प्रभावित होती है। तो धीरे धीरे क्या होती है, वो जो फ्लैग लीफ होती है वो जो है वो सूखने लगती है, यानी भूरे रंग में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो वो सिम्टम जो है वो इस प्रकार से जो है वो दिखाई पड़ते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसा कि आप जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दूसरा फिगर जो है, जब ये तने के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो फिर ये इस प्रकार से जो है तने में छिद्र कर देते हैं, बिल्कुल तने को खोखला कर देते हैं। तने जो है वो बिल्कुल हल्के पड़ जाते हैं। और अगर तेज़ी से जब हवा भी चल जाए अगर, या फिर तने को हम हल्का सा जो है वो छूते हैं पत्ती को तेज, तो क्या होता है, तना बिल्कुल टूट जाता है और जो उसकी शीर्ष कलिका होती है वो बिल्कुल बाहर निकल आती है। और उसमें हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है वो ये जो है वो अपने जो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा जो है वो वेस्ट मटेरियल को जो है वो तने के अंदर जो है वो छोड़ देते हैं। और ये धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे भूरे काले कलर में जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों परिवर्तित होते हैं कि इनकी जो इनका वेस्ट मटेरियल होता है वो कई प्रकार के कवक को जो है वो आकर्षित करता है। कई जहाँ गंदगी होगी वहीं पर जो है वो फंगल का डेवलपमेंट जो है वो होता है। तो कई प्रकार के जो कवक होते हैं, फंगस होते हैं, वो इनकी स्क्रीटा पे जो है वो आ करके अटैक कर देते हैं। और फिर क्या होता है, फिर पौधों के तने में जो है वो एक अजीब सी जो है वो बदबू आने लगती है। जैसे हम तने को जो है खींचेंगे तो शीर्ष कलिका हाथ में आ जाती है और उस पर अजीब सी बदबू आने लगती है। और इस प्रकार से जो है पौधा बिल्कुल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, टूट जाता है। तो ये जो अवस्था होती है जिसमें इस प्रकार से जो है तने के लक्षण होते हैं, उसको हम जो है वो डेड हार्ट के नाम से जानते हैं, यानी मृत गोभ के नाम से जानते हैं। जैसे ये क्या होता है, डेड हार्ट, डेड हार्ट। ठीक है। तो ये जो अवस्था होती है उसको हम डेड हार्ट यानी मृत गोभ के नाम से जो है वो जानते हैं। और तीसरे इमेज में हम दिखा रहे हैं आपको कि ये जो है वो लार्वी जो है इस प्रकार से जो है वो तने के अंदर जो है वो प्रवेश करती है और ऐसे जो है वो सुरंग की तरह से बना करके छिद्र करते हुए जो है वो तने को बिल्कुल जो है वो प्रभावित कर देती है। ऐसे जो है वो जब तने के अंदर सुरंग बना देती है तो जो तने के अंदर जाइलम और फ्लोएम नलिकाएं होती हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती हैं। यानी पौधे जो है वो जल को और पोषक तत्वों को सही रूप से जो है वो प्रवाह जो है वो शरीर के अंदर जो है वो नहीं हो पाता है। तो पौधे जो है वो बिल्कुल जो है वो छोटे रह जाते हैं, उनका विकास जो है बिल्कुल रुक जाता है। और क्या होता है, अगर जो है वो उनकी बाल जो है वो बालियां अगर पौधे में निकल भी आई तो बालियां जो है बिल्कुल कमज़ोर होती हैं, दाने उसमें कम भरते हैं और दाने जो है भरते भी हैं तो बिल्कुल कमज़ोर दाने होते हैं, कहीं कहीं बीच बीच में लगे होते हैं और उनकी गुणवत्ता भी दानों की अच्छी नहीं हो पाती है। इस प्रकार से काफ़ी मात्रा में जो है वो उत्पादन जो है वो कम हो जाता है इनकी वजह से। तो इस प्रकार से ये मुख्यतः जो है वो फसल को प्रभावित करते हैं। आइए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स में इस प्रकार से। तो ये जो है वो सूढ़ी जो होती है उसकी हानिकारक अवस्था होती है। तो सबसे हानिकारक जो अवस्था होती है वो होती है लार्वा अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, लार्वा अवस्था या सूढ़ी अवस्था। जो लेपिडोप्टेरा गण होता है उसके जो सूढ़ी अवस्था होती है उसको हम लार्वा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो है वो
मोस्ट डैमेजिंग जो स्टेज होती है, ये सूढ़ी क्या करती है, वो पौधों के अंदर जो है वो घुस करके जो है क्षति पहुंचाती है। यानी हमने बताया था आपको, जो सूढ़ी होती है वो पत्तियों के रास्ते जो है वो शीर्ष कलिका के रास्ते तने में प्रवेश कर जाती है और तने को सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित करती है। इसकी प्रारंभिक अवस्था में पौधों की मध्य कलिका, ठीक है ना, सूख करके मृत गोभ यानी डेड हार्ट में तनों में परिवर्तित हो जाती है। यानी जब इसकी वेजिटेटिव अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, तो ये जो है वो जो सूढ़ी होती है वो प्रवेश कर जाती है और डेड हार्ट नामक जो है वो कॉज कर देती है, ठीक है ना। जो अफेक्टेड अवस्था होती है वो मोस्ट डैमेजिंग जो नेचर होता है उसको हम डेड हार्ट यानी मृत गोभ के नाम से जो है वो जानते हैं, जिसको मैंने अभी आपको समझाया। इसके बाद जो है ये पौधों में बालियां सूखी और खोखली रह जाती हैं। इसके प्रकोप से क्या होता है, पौधों की जो बालियां होती हैं वो सूखी सूखी होती हैं, दिखाई देती हैं और जो है वो बिल्कुल खोखली रह जाती हैं। उसमें दाने का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है और दाने का निर्माण भी होता है तो वो गुणवत्ता पूर्ण जो है वो नहीं होता है, न्यूट्रिटिव लेस होता है, उसमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, यानी वो पूर्ण रूप से जो है वो अच्छा जो है वो नहीं होता है और बिल्कुल हल्के दाने होने के कारण जो है वो उत्पादन काफ़ी जो है वो घट जाता है पौधे में। ये जो है वो खेतों में मृत गोभ दिखलाई देने पर भी आसानी से पहचाना जाता है। हम इसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर हम धान या फिर जो है वो आपका गेहूं की फसल हो गया या फिर ज्वार बाजरा मक्का की फसल हो गया, हम उसको आइडेंटिफाई तब कर सकते हैं कि उसमें जब डेड हार्ट के करैक्टर दिखें। डेड हार्ट के करैक्टर कैसे दिखेंगे कि ऐसे आप देखने पे क्या होगा, जो इसकी शीर्ष कलिका होगी, जो आपकी फ्लैग लीफ होगी, वो हमेशा सूखी हुई दिखाई देगी। यानी जो दो पत्तियों के बीच में पत्ती होती है बिल्कुल सीधी होती है, वो हमेशा आपको सूखी हुई दिखाई देगी आपके खेत में। तब आसानी से आप जो है पहचान कर पाएंगे कि इसमें जो है कोई स्टेम बोरर इंसेक्ट का जो है वो अटैक जो है वो हुआ है। इसके पश्चात जो है वो गेहूं में अगर इनका प्रकोप होता है तो कीट की बालियां निकलने से पूर्व इस अवस्था में फ्लैग लीफ स्टेज में प्रारंभ होकर के मार्च तक जो है वो रहता है। अगर गेहूं की फसल में जो है इसका प्रकोप होता है तो जो फ्लैग लीफ अवस्था होती है, यानी गेहूं में जो है वो 21 दिन के बाद जो है वो फ्लैग लीफ जो है वो निकलने लगती है, यानी शीर्ष कलिका जो है वो निकलती है, तो वो जो है वो सूखी हुई दिखाई देगी आपका, या फिर जो है वो जो है वो सही से जो है वो जो शीर्ष कलिका होगी वो पूर्ण रूप से प्रभावित दिखाई देगी। और शीर्ष कलिका अगर प्रभावित है तो उसमें जो है वो सही रूप से बाल का निर्माण जो है वो गेहूं में बालियों का विकास जो है वो नहीं हो पाता है, यानी बालियां निकलती भी हैं तो उसमें दाने में गुणवत्ता जो है वो नहीं रह जाती है। और ये जो है वो शुरुआत में ही जब वेजिटेटिव अवस्था होती है उस समय से इसका प्रकोप प्रारंभ होता है और लास्ट में जब कटाई के पूर्व यानी मार्च तक जो है वो इसका प्रकोप देखा गया है। यानी गेहूं में जो है वो जब इसकी साख की अवस्था होती है यानी वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था होती है, तब से लेकर के इसकी मैच्योरिटी जो स्टेज होती है यानी मार्च तक जो है इसका प्रकोप जो है वो देखा गया है। इसके पश्चात जो है यह कीट जो है वो अप्रैल से जुलाई तक, कब से जो है वो अप्रैल से लेके जुलाई तक जो है वो गन्ने में, जुलाई से अक्टूबर तक जो है वो धान में सक्रिय रहता है। तो ये जो कीट होता है उसका जो हैबिचुअल नेचर होता है वो ज़्यादातर जो है वो शुष्क जब मौसम होता है उस समय इसका प्रकोप जो है वो ज़्यादा होता है। यानी गर्मी के दिनों में जब शुष्क मौसम होता है तब यह कीट जो है वो ज़्यादा सक्रिय होता है। और ठंडी के दिनों में क्या होता है, ये शीत निष्क्रियता में चला जाता है, यानी जो है ये हाइबरनेशन में चला जाता है। यानी इसकी जो सक्रियता होती है वो ठंडी में कम हो जाती है और गर्मी के दिनों में इसकी सक्रियता जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कीट जो है वो मोस्टली जो है वो आपका जो है वो गन्ने की फसल में जो है वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक जो है वो एक्टिव ज़्यादा रहता है और जो है वो धान की फसल में जो है वो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा फसल को जो है वो प्रभावित करता है। जैसे इस समय का मौसम है, इस समय जो है धान की फसल चल रही है तो धान की फसल में मोस्टली ये प्रभावित जो है वो कर रहा है और काफ़ी जो है इसके हानि जो है वो देखा जा सकता है। इसके पास जो है वो भारत में शुष्क मौसम में यह मक्का और ज्वार पर आक्रमण करता है। तो जो आपके जो शुष्क मौसम होता है तो वहाँ तब जो है वो ज़्यादातर मक्का और ज्वार की फसल में भी वो है बाजरा की फसल को भी जो है वो प्रभावित
जो है वो करता है। ठीक है, इसके पश्चात जो है वो गन्ने की पेड़ी के समय यह मुख्य फसल पर भी आक्रमण क्रमशः 20 से 10% होता है। तो जब जो है वो गन्ने की फसल जो है वो पेड़ी अवस्था में होती है उस समय भी ये जो है फसल को प्रभावित करता है और लगभग 10 से 20% तक जो है वो फसल को हानि पहुंचाता है। तो ये हो गया इसका जो है वो नेचर ऑफ डैमेज। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका जो है वो जीवन चक्र के बारे में। तो जीवन चक्र मैंने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि इसका जो लाइफ साइकिल होती है जीवन चक्र की मुख्यतः जो है वो 4 अवस्थाएं होती हैं। यानी इसमें जो है वो पाया जाता है आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। किस प्रकार का होता है? यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जिन कीटों में जो एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट की चारों अवस्थाएं होती हैं, यानी जो उनकी 4 अवस्थाएं होती हैं उसको जो है हम कंप्लीट लाइफ साइकिल बोलते हैं। और जिन कीटों में 3 केवल जीवन चक्र होता है, एग, निम्फ और एडल्ट होता है, उसको हम इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इसका जो जीवन चक्र होता है वो पूर्ण जीवन चक्र जो है वो कहलाता है, जिसमें जो है वो 4 अवस्थाएं होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो इस प्रकार से जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये इनके एडल्ट्स होते हैं और ये जो है इनके एग्स होते हैं, ये इनके लार्वा होते हैं और ये होता है इनका प्यूपा होता है। इस प्रकार से इनका जीवन चक्र जो है वो चलता है। ठीक है, इसके पहले जो है इनके जीवन काल में जो है 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, सूड़ी, क्रीमकोश तथा प्रौढ़। इस प्रकार से जो है जो एग होता है वो जो है वो हल्का पीले कलर का और सफ़ेद रंग के जो है वो पत्तियों पे तथा पत्तियों के आवरणों पर समूह में देती है। जो फीमेल्स होती है वो एग लेन कहाँ करती है? आपके लीफ ब्लेड पे करती है, पत्तियों के सिराओं पे जो है वो अंडे जो है वो देती है। अंडे कलर जो होता है हल्का पीला सफ़ेद जो है वो होता है। ये अपने जीवन काल में 400 अंडे तक देती हैं। यानी जो एक फ़ीमेल होती है, जो इसकी मादा होती है, वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में लगभग 400 अंडे तक जो है वो देती है। अंडा फूटने का जो समय होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। जो अंडे का आपका फूटने का समय होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। 7 से 10 दिन के पश्चात जो है वो अंडे जो है वो अंडों से जो है वो सूड़ी जो है वो निकल आती है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है वो सूड़ी अवस्था होती है। सूड़ी अवस्था जो होती है मोस्ट डैमेजिंग, मोस्ट हार्मफुल होती है। ठीक है ना, मोस्ट हार्मफुल स्टेज होती है आपके इंसेक्ट की। तो सबसे जो है वो जो घातक अवस्था होती है, हानिकारक अवस्था होती है, वो होती है इसकी सूड़ी अवस्था। सूड़ी अवस्था जो है वो काफ़ी मात्रा में फसल को जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचाती है। इस प्रकार से जो सूड़ी होती है वह हल्के रंग की होती है, जो अंडा फूटने के बाद प्रारंभ में लीफ सीथ को क्षति पहुंचाती है और तने के अंदर जो है प्रवेश कर जाती है। तो जो सूड़ी होती है सबसे पहले किसको नुकसान पहुंचाती है? लीफ को नुकसान पहुंचाती है। पत्तियों के सिरों को जो है ये पत्तियों के सिरे पे जो है वो अंडे से जो है वो सूड़ियाँ निकलती हैं और सबसे पहले जो है जो मुलायम पत्तियाँ होती हैं उसको खाना ये जो है वो प्रारंभ करती है और फिर धीरे धीरे जो है वो ये तनों में जो है वो प्रवेश कर जाती हैं और तने को जो है वो प्रभावित करती हैं। इनकी जो सूड़ियाँ होती हैं वो जो है वो आपका शुरुआत में जो हल्का सफ़ेद कलर की होती हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो आपका जो है वो पिंक कलर में यानी जो है गुलाबी कलर में परिवर्तित हो जाती हैं। ये सूड़ियाँ जो है वो इमेज में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है इनका आप जो है इनकी पहचान जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सूड़ियाँ जो है वो दिखलाई जो है वो पड़ती हैं। आगे मैं आपको बताऊँगा जैसे आपका ये जो है वो 5 से 7 बार त्वचा निर्मोचन करती हैं। यानी जो इनकी मॉल्टिंग की क्रिया होती है वो पूरे जीवन काल में 5 से 7 बार जो है ये अपनी त्वचा को छोड़ करके आपका वृद्धि का जो है वो कार्य जो है वो करती हैं। मॉल्टिंग के विषय में मैं आपको बताया था, जो कीट जो है अपने पुराने क्यूटिकल को छोड़ करके नए क्यूटिकल को धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? मॉल्टिंग कहते हैं। मॉल्टिंग क्रिया के द्वारा ही कीटों का जो है वो विकास संभव हो पाता है। इसके बाद जो है वो
पूर्ण विकसित सूढ़ी जो होती है वो 25 mm की होती है। कितने mm की होती है? 25 mm की होती है। और यह लंबी मोतिया भूरे गुलाबी रंग की होती है, यानी इसका जो कलर होता है एडल्ट में मोती के कलर का या फिर गुलाबी रंग का जो रंग जो है वो दिखाई देता है। और इसकी लंबाई जो होती है वो 25 mm की होती है। इसका शरीर जो होता है वो चिकना बेलनाकार तथा सिर काले रंग का होता है। तो जैसा कि आपने देखा भी इमेज में कि इसका जो शरीर होता है वो चिकना होता है, बेलनाकार होता है, और जो इसका माउथ पार्ट होता है आगे का जो भाग होता है वो जो है आपका हल्का आपका काले कलर में होता है। शरीर पर जो है वो हल्का गहरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। शरीर पर जो है वो भूरे काले जो है वो धब्बे भी जो है वो दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार से हम जो है वो सूढ़ी को हम पहचान जो है वो कर सकते हैं खेत में। इसके बाद जो है वो अगली अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं प्यूपावस्था, यानी हिंदी में उसको क्रीम कोश की अवस्था जो है वो कहते हैं। प्यूपा अवस्था जो होती है वो एक प्रकार से कीटों की सुसुप्तावस्था होती है और डेवलपमेंट की अवस्था होती है। कीट क्या करते हैं? अपने शरीर से एक प्रकार का प्रोटीन सेक्रेट करते हैं और उसी से अपने शरीर को जो है वो ढक लेते हैं। एक प्रकार के कोकून से अपने शरीर को ढक लेते हैं और जो है लगभग कुछ दिनों के पश्चात जो है उससे जो है वो उनमें विंग्स डेवलप हो जाते हैं, आपके लेग्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और वो एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है जो पूर्ण विकसित सूढ़ी होती है यानी 5 से 7 स्टार जो है यानी 5 से 7 मोल्टिंग करने के पश्चात जो है वो प्यूपा में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद वो कोशावस्था में बदल जाती है और क्रीम कोश जो होता है वो भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई लगभग जो है वो 12 mm के लगभग जो है होती है। तो जो क्रीम कोश होता है वो लगभग भूरे रंग का होता है और उसकी लंबाई जो है वो 12 mm होती है। कोशावस्था होती है वो 7 से 12 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 7 से 12 दिनों की। उसके पश्चात जो है वो ये जो है वो धीरे धीरे 7 से 12 दिन के पश्चात जो है वो प्यूपा जो है वो एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाते हैं। आइए प्रौढ़ावस्था के बारे में जानते हैं। तो जो प्रौढ़ कीट की घास जैसे रंग का 10 से 12 mm लंबा जो है वो होता है और 18 से 20 mm जो है वो होता है। तो ये एक प्रकार के जो है वो प्रौढ़ जो होते हैं हल्का आपके जो है वो आपके घास के कलर के या फिर आपके भूरे रंग के जो है वो दिखाई देते हैं। इनका जो साइज होता है वो 10 से 12 mm का होता है और इनका पंख विस्तार जो होता है वो 18 से 20 mm का है, यानी जो विंग वेनेशन होता है 18 से 20 mm का और जो इनकी लंबाई होती है वो 10 से 12 mm की होती है। प्रौढ़ कीट निकलने के बाद जो है 1 से 2 दिन के पश्चात जो है मैथुन करने के पश्चात 2 से 3 दिन में मादा अंडा देने प्रारंभ कर देती है। जो इनकी मादा होती है, मादा एडल्ट्स यानी मादा प्रौढ़ जो होती हैं वो 1 से 2 दिन के पश्चात जो है वो मैथुन करना प्रारंभ कर देती हैं और जो है मैथुन के जो है वो आपके 2 से 3 दिन के पश्चात जो है वो अंडा देना जो है वो प्रारंभ कर देती हैं। इसके पश्चात जो है वो गेहूं की फसल में इसकी 4 पीढ़ियां होती हैं। तो जो गेहूं की फसल होती है उसमें जो है उनकी 4 जनरेशन जो है वो पाई जाती है। ये उत्तरी भारत के मार्च में नवंबर तक जो है वो सक्रिय रहता है, यानी जो उत्तरी भारत है जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पर जो है ये जो है मार्च से ले करके नवंबर तक जो है वो सक्रिय रहता है। यानी आपका जो उत्तरी भारत होता है वहाँ पर जो है वो ये पूरी गर्मी जो है वो सक्रिय रहता है, यानी मार्च से लेकर के नवंबर तक सक्रिय रहता है और ठंडी के दिनों में ये शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन में जो है वो चला जाता है, यानी सुसुप्तावस्था में ये जो है वो पड़ा रहता है और फिर से जब गर्मी आती है तो फिर से यह कीट जो है वो फसल में सक्रिय हो जाता है। इसके पश्चात जो है वो फरवरी में क्रियाशील होकर के गेहूं तथा जौ पर आक्रमण करता है। तो जैसे ही गर्मी का दिन जो है तापमान में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है यानी फरवरी से, वैसे ही जो है ये गेहूं की फसल में आपका जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। ये जो है वो मार्च अप्रैल में सभी पोषक पौधों पर मिलता है, जबकि जून जुलाई में यह गन्ना तथा मक्का में पाया जाता है। तो जो मार्च अप्रैल का महीना होता है उसमें ये लगभग सभी फसलें जो उस समय रहती हैं उसमें ये मुख्यतः अटैक करता है, लेकिन जो है वो लगभग उसके पश्चात जो है वो लगभग अप्रैल आपका जो है वो अप्रैल जुलाई जून में जो है वो गन्ने की फसल पे भी देखा जाता है और उसके पश्चात जब आपके मक्के ज्वार बाजरा की बुआई होती है जून में
तो उसके पश्चात जो है उस पर भी जो है इसके देखा जाता है। और जब धान की रोपाई होती है उसके पश्चात जुलाई से लेकर अक्टूबर तक जो है वो धान की फसल में भी ये जो है वो देखा गया है। तो इस प्रकार से जो है इसके प्रौढ़ जो है वो अलग अलग फसलों में प्रभाव जो है वो डालते हैं। इसके बाद आती है इसके नियंत्रण की। इसका नियंत्रण हम जो है वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जो है वो हम ऐसे मैनुअली जो है प्रयास करेंगे इसे कलेक्शन के लिए। तो हम अगर फील्ड में हम जब इंस्पेक्शन करते हैं, विजिट करते हैं, अगर हम इसके एग अंडे के झुंड को देखते हैं पत्तियों पे, तो हमको जो है वो तुरंत जो है वो उस पत्ती को तोड़ करके जो है वो नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, जिसके जो एग के झुंड हैं, इनके अंडे के झुंड हैं, वो जो है वो नष्ट हो जाएँ। तो फिर आगे इनका जो है वो प्रकोप जो है वो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से फसलों में जो है वो आप एक निश्चित मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। अगर जो फसल में हम नाइट्रोजन की मात्रा दे रहे हैं, जैसे गेहूं और धान में हो गया या फिर आपका गन्ने में हो गया, एक संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन का जो है वो प्रयोग जो है वो करना चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात जो है मक्का या ज्वार के बाद जो है वो गेहूं नहीं बोना चाहिए, यानी जो फसल चक्र है उसको हमको हमेशा परिवर्तित करते रहना चाहिए। अगर हम उसमें उस खेत में हम मक्का या ज्वार बाजरा ले रहे हैं कंटिन्यू, तो अगर उसमें हमको जो है वो गेहूं की फसल जो है वो नहीं बोना चाहिए, क्योंकि अब उसी में कीट जो है वो अगर गेहूं की फसल हम बो दिए तो उस पर भी अपना प्रभाव जो है वो डालने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो है वो ध्यान देना चाहिए फसल की क्रॉप रोटेशन में। तथा डेड हार्ट वाले पौधे को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। अगर खेत में जो है वो डेड हार्ट के जो है वो मृत गोभ के सिम्टम जो है वो पौधों पे जो है वो दिखलाई पड़ रहे हैं, तो उस फसल को उखाड़ करके तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। और जो है वो गर्मी के दिनों में, यानी जब आप जो है वो मई जून के महीने में जो है वो खेत की गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई करने से क्या होता है, जो आपके मिट्टी में इसके प्यूपा दबे होते हैं, इसके लार्वी जो है वो दबे होते हैं, वो जो है वो ऊपरी सतह पे आते हैं और तेज़ धूप में वो जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो अगली फसल में इसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। तो ये सारे जो है हमारे फिजिकली रूप से हम इसको जो है वो कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। या फिर जो है हम लाइट ट्रैप के माध्यम से प्रकाश प्रपंच लगा करके खेत में इसके जो एडल्ट्स होते हैं, जो इसके प्रौढ़ कीट होते हैं, उनको हम आकर्षित करके जो है वो नष्ट जो है वो कर सकते हैं। इसके पश्चात जो है वो कुछ जो है वो दवाएं हैं, कुछ पेस्टिसाइड हैं, जिसके प्रभाव से भी इसको हम जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। जैसे आपका क्लोरोपाइरीफास जो है वो 0.05% जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने से इसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। अगले कुछ पेस्टिसाइड्स हैं फेनिट्रोथियान, जिसे 0.04% जो है वो प्रयोग करने से भी इसका नियंत्रण जो है हो जाता है। जैसे इंडोसल्फान है, वैसे तो इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए, अब ये बैन भी कर दिया गया है। इसके इस्तेमाल से भी जो है इसका प्रभाव जो है वो नियंत्रित हो जाता है। इसके प्रकार से मोनोक्रोटोफास 0.04% जो है वो प्रयोग करने से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो है वो कार्बारिल जो है 0.15% जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने से इसकी संख्या को जो है वो नियंत्रित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जैविक जो नियंत्रण के उपाय हैं उसको हमको प्रयोग करना चाहिए। लास्ट में ही जब कोई ऑप्शन ना बचे तभी हमको फसल में जो है वो रासायनिक जो कीटनाशक हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। जो रासायनिक कीट हैं ये हमारे जो है वो आपके फसल के लिए भी, आपके जो पर्यावरण जीव के लिए भी, ह्यूमन बींग्स के लिए भी काफ़ी जो है वो नुकसानदायी होते हैं। तो इसका प्रयोग जो है हमको एक एकीकृत रूप में ही करना चाहिए। इसका अंधाधुंध जो है फसलों पे प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। तो एक सीमित मात्रा में, समुचित मात्रा में ही हमको रासायनिक जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं उसका उपयोग जो है वो करना चाहिए। सबसे पहले जो है वो कुछ आपके मैनुअली, फिजिकली और उसके जैविक, बायोलॉजिकल, ये सब करना चाहिए। अगर ये सारे जो है वो सक्सेस नहीं होते हैं, अधिक प्रकोप हो जाता है, तभी हमको रासायनिक जो है वो पेस्टिसाइड का जो है उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो कुछ जो है इसके प्राकृतिक शत्रु भी होते हैं, जो नेचुरल एनिमीज़ होते हैं, उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपके जो निम्न कुछ परजीवी इंसेक्ट होते हैं, आपके परजीवी कीट होते हैं, जो आपके लार्वल या एग पैरास्टॉइड होते हैं, उसको भी प्रयोग करने से जो है इनकी संख्या को नियंत्रित किया सकता है। जैसे जो है वो एक एग पैरास्टॉइड होता है जिसको होते हैं ब्रैकोन चिलोनिस,
ब्रैकोन चिलोनिस क्या होता है, ये होता है एग पैरासिटॉइड्स। एग, तो कुछ जो है वो एग पैरासिटॉइड होते हैं जो ये जो गुलाबी सूड़ी होती है इसके अंडे को अपना जो है वो भोजन बनाते हैं। तो ये जो है वो ब्रैकोन चिलोनिस जो होता है ये जो आपका एक पैरासिटॉइड है, इसको हमको जो है वो इनके खेत में जो है जगह जगह छोड़ना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इनके अंडों पे जो है अपना जो है वो भोजन बनाते, होस्ट बनाते हैं और उसको मार देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो जैविक रूप से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा जो एक प्रोड है, एक पैरासिटॉइड है, वो है ब्रैकोन ग्लेचेई। तो ये भी एक इसकी अलग स्पीसीज है जो लार्वल पैरासिटाइड है। और ये जो है वो आपके जो लार्वी अवस्था होती है उसमें ये अपना प्रभाव जो है वो फसल पे आप इन कीटों पे जो है वो दिखाती है। तो ये जो है वो लार्वा को अपना होस्ट बनाती है और उसको जो है वो किल कर देती है। तो इस प्रकार से जो है हम इनकी संख्या को जैविक रूप से भी जो है वो आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है आपके तमाम प्रकार की फसलों के लिए। इसका हम कई रूप से जो है वो नियंत्रित आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो फिर उपस्थित होऊंगा। आप सभी का धन्यवाद।